हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। और इस क्लास में आज 2 टॉपिक करवाने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप सभी को पता है कि कल से प्रैक्टिस सेट की क्लास में टॉपिक्स भी करवा रहा हूं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिक जीके भी कवर करा रहा हूं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आपको मैं दिखा दे रहा हूं। 9:30 बजे आपकी जो है हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है एंड 2:30 बजे जीके जीएस की होती है। शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। तो टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें, ठीक है। चलिए, नया टॉपिक है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, जैसे इनमें से आपको सभी नोट करना है और कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा। एक तरफ आपको डाल लेना है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य और एक तरफ डाल लेना है आपको राज्य, यानी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। सबसे पहला, ये भारत का सबसे पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम है। ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। ओके, चलिए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में है। ओके, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम राज्य में है। उसके बाद पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? केरल राज्य में है। चारों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे, इनको सबको नोट करना है, ठीक है। और टॉपिक का नाम डाल लेंगे सभी लोग, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस राज्य में है? राजस्थान में, ठीक है। केवल यही आपको याद रखना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ठीक है। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश का आपका एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है ये? बहुत सारे लोग उस जिले से होंगे भी और वे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला भी है। आप लोग बताइए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है उत्तर प्रदेश के? शिकारी देवी अभ्यारण्य, ये हिमाचल प्रदेश में, हालांकि इतना नहीं पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, केवला देव घाना पक्षी विहार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान में है, ठीक है। केवला देव घाना पक्षी विहार राजस्थान में। उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में है। ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, हालांकि नोट करना है, सभी आपको नोट करना है, गुजरात में, ठीक है। उसके बाद नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य, ये उड़ीसा में है। दशग्राम अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट है। दशग्राम अभ्यारण्य जो है ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओके। सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में है। मुदुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। डाम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में है। मागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है, ये किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये किस राज्य में है? मणिपुर में, क्योंकि ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो है राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये किस नदी पर है? आप लोग बताइए सभी लोग, किस नदी पर है? ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, ठीक है। केबिल लामजाओ पार्क मणिपुर में है। चलिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, कला वर्ग की एचडी गाइड बुक है। अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तैयारी आप लोग कर सकते हैं इस बुक से। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 2017 से 21 तक के प्रीवियस पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित है यह पुस्तक, या पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। चक्षु प्रकाशन की बुक आपको हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया गया है और यहाँ पे इसकी विषय सूची आप लोग देख सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर किया गया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। यहाँ पे 2021 का पेपर भी लगाया गया है। चक्षु प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की गाइड के अलावा प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए इनकी बुक ले सकते हैं। इसमें आपको 3900 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2017 से 21 तक के पेपर एंड 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों पुस्तकें, गाइड एंड प्रैक्टिस सेट, आपको हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। सबसे बढ़िया, आप लोग इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। कुछ क्वेरीज वगैरह हैं तो नीचे नंबर दिए गए हैं, उसमें आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग लिख लीजिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ओके। जैसे अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, ठीक है, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना
अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे आर्टिकल आपको याद रखने हैं किस आर्टिकल में क्या है, ठीक है। अनुच्छेद 14 आपको बता दिया, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 19(1) का में प्रेस की स्वतंत्रता है, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 में बाल श्रम निषेध, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23 और 24 ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 23-24 आपको स्टार लगा लेना है इसमें कि 23 में आपका जो है बाल श्रम निषेध है और अनुच्छेद 24 में जो है बाल श्रम निषेध है, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में है। अनुच्छेद 21 के काम में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के बारे में है। अनुच्छेद 51 के काम में मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, ये जो है डिस्कस किया गया अनुच्छेद 61 में, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 74 में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन है। अनुच्छेद 80 से 81 में लोक सेवा आयोग का जो है गठन है, राज्य की बात की जा रही है। और अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन के बारे में है। अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद अनुच्छेद 330 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हिंदी की क्लास में करवा चुका हूँ। अनुच्छेद 352, 56, 60 ये तो मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा ही जाता रहता है। तो अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय संकट का प्रावधान है। तो ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 352, 356, 360, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 368 जो कि कल ही बताया हूँ संविधान संशोधन का प्रावधान है और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। चलिए, ये थे आज के 2 नए टॉपिक। अब हम 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको फ्री सीट चाहिए, कम पैसों में बीएड करना है, ठीक है, बीएड में एडमिशन हो जाने के बाद टेट सीटेट कैसे क्लियर किया जाता है फर्स्ट अटैम्प्ट में, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप लोग बस हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जैसे मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपी टेट सीटेट क्लियर किया हूं, वैसे ही आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करना है आगे भी एग्जाम की, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बीएड एंट्रेंस एग्जाम से तो कोई काम होगा नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा, कम नंबर भी रहेगा तब भी हो जाएगा। बट इस बार कंपटीशन तगड़ा है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 3 साल का रिकॉर्ड टूट गया है फॉर्म भरने में, काफ़ी फॉर्म्स फिलअप हो गए हैं। तो प्राइवेट सीट लेने भी आपको इस बार दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत स्कोर खींचना पड़ेगा। कम से कम सरकारी सीट के लिए कम से कम आपको 400 में से कम 270-80 कम से कम लाना पड़ेगा, और यही स्कोर लेके हम तैयारी भी करवा रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बस आप लोग जुड़े रहें, जितना मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ उतना आप लोग पढ़ें और उसकी नोट्स आप लोग जरूर बनाए करें, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, अग्नि वलय किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अग्नि वलय किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर बताने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के लिए ऐसे ही लाता रहूं, ताकि एग्जाम में डायरेक्ट आए और आप लोग बस धुआं करके चले आए एग्जाम में। तो अग्नि वलय किसे कहा जाता है? तो ये जो है कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स, प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न में स्टार लगा लीजिएगा, नोट जरूर किया करें। मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग हल्के में मत लीजिएगा जो क्वेश्चंस मैं करवाता हूं। जैसे अभी मैं आर्टिकल करवा दिया हूं और राष्ट्रीय उद्यान करवा दिया हूं, तो मतलब इनसे क्वेश्चंस आते हैं, और इनसे अगर राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आएंगे, आर्टिकल से क्वेश्चन आएंगे, तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलिए, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1972 में भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अशोक के शिलालेखों की लिपि है, अशोक के शिलालेखों की लिपि है कौन सी? देवनागरी, खरोष्टी या ब्राही या हायरोग्लाइफिक्स? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा सभी लोग। और वीडियो को यार शेयर ज़रूर किया करें अपने स्टडी ग्रुप में। जो भी फ्रेंड्स आपके 2022 में बीएड करना चाहते हैं तो उन लोगों को भी जो है हेल्प मिल जाएगी। जब आप लोग दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपकी भी हेल्प ऊपर वाले करेगा। मैं तो आपकी हेल्प कर ही रहूँगा, फ्री में कंटेंट आपको दे रहा हूँ, सारी चीज़ें दे रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ। PDF भी आपको यहाँ तक मैं फ्री में दे रहा हूँ टेलीग्राम पे।
तो अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो है ब्राही। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ डाउट्स वगैरह रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? कौन सा राज्य है वो? अच्छा प्रश्न है। तो वह राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। असम की दिसपुर। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर हो गई। पश्चिम बंगाल की कोलकाता हो गई। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कायांत्रिक चट्टान है? बताइए इसमें से। यहाँ पे ग्रेनाइट हो गया, सैल हो गया, संगमरमर हो गया, बेसाल्ट हो गया, तो कायांत्रिक चट्टान कौन सी है? मैं आपको बता दूं यहाँ पे संगमरमर जो है कायांत्रिक चट्टान का उदाहरण है, कायांत्रिक चट्टान का। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता रहता है। चलिए, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? जब संविधान संशोधन आपको मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे ही डेली जीके की क्लास में करवा दूंगा, वो भी अभी बहुत सारा समय है आपके पास तैयारी करने का, बस आपको डेली स्टडी करना है, बीच में गैपिंग नहीं करना है आपको। तो ये जो है किया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था सिंधी को। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? ये पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये पाया जाता है कितने परसेंट? 97% पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है कौन सा राज्य में? जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है कौन सा राज्य? तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डेली क्लास को ज़रूर देखा करें, पीडीएफ भी आप लोग रिवीजन कर लिया करें पीडीएफ से। ये जो है हटा सकते हैं संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति। ओके, इस क्वेश्चन का डी वाला सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय है? जैव निम्नकरणीय कौन सा है? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जैव निम्नकरणीय है कौन सा? तो वो है कागज। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा, सॉरी यहाँ पे लंबा पूछा जा रहा है, बांध, सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। किस नदी पर है? महानदी पर है। ये बहुत पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? तो महानदी पर है। अगर सबसे ऊंचा पूछे कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कहाँ? और जो क्वेश्चंस में, जैसे अभी मैं आपको टिहरी बांध के बारे में बता दिया हूँ, ये क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लिया करें, तुरंत वीडियो को पॉज करके रोक लिया करें। चलिए, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कहाँ पे? अगर आप लोग सच में गवर्नमेंट सीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे मेरे चैनल से, तो आप लोग नोट कर लेते होंगे, सच में अगर आप लोग सीरियस होंगे पढ़ाई को लेकर। तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र जो अवस्थित है कहाँ पे है? ये आपका जो है नागपुर में है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तगड़ा क्वेश्चन है, धुआं करके आना है एग्जाम में आपको। तो वो थे चौधरी चरण सिंह। ये जो है अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किए थे। और तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपेगा एग्जाम में। चलिए, पंचायती राज्य के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है क्या? पंचायती राज्य के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है क्या? पंचायती राज्य के कार्य क्षेत्र में मैं आपको बता दूं, ग्रामोद्यान आता है, कृषि उत्पादन आता है, ग्रामीण सड़कें आती हैं, माध्यमिक शिक्षा जो है पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो 15 का डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग जॉब देने का प्रयास करेंगे। चलिए, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1920 में शुरू हुआ था। अच्छा, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 आपको याद रखना है। चलिए, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्ति है? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यह उक्ति किसकी है? जहांगीर की, शाहजहां की, औरंगजेब की, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो उक्ति है जहांगीर की उक्ति है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1906 में
बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? ये अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। वर्ष 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? वी.आर. सिंधे ने दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना की थी 1906 में बम्बई में। अगर पूछे कहाँ तो बम्बई में, कब पूछे तो 1906 याद रखना है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना आप लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक यार जरूर दिया करें। जो भी भाई बहन देख रहे हैं हमारी क्लास, वो लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करें। क्लास कैसी लगती है और भी बेटर मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, अपना फीडबैक जरूर दिया करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ। अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो बेहतरीन क्लासेस मैं आप लोगों के लिए और भी प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है, किस राज्य के साथ नहीं होता है? जम्मू कश्मीर के साथ नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म 1469 में जो है कहाँ हुआ था? सबसे पहले तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था ये आपको याद रखना है। 1469 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ज़्यादातर आपको ऑप्शन में तलवंडी ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों है, तलवंडी या तो ननकाना साहिब। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1902-3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालम योगम आंदोलन के प्रणेता थे कौन? हालांकि इतना क्वेश्चन ये पूछा नहीं जाता है, आप याद रखना है, एग्जाम में आ जाता है तो तुक्का भी मारे तो आपका सही हो जाए। तो इस आंदोलन के जो प्रणेता थे माय डियर फ्रेंड्स, वो थे श्री नारायण गुरु थे। कौन थे? श्री नारायण गुरु थे। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी लोग। कौन अशोक का उत्तराधिकारी था? कुणाल था। कौन था? कुणाल था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी किस वर्ष में? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? तो यह जो है की थी 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम या द्वितीय या तृतीय? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो किस सम्मेलन में गांधी जी जो है भाग लेने लंदन गए थे? तो वो गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी जो है भाग लेने गए थे लंदन। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछता है कि वह कौन जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, शिवा जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? बताइए। अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लेंगे सभी लोग। शिवा जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शिवा जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो शुरू किए थे वो थे तारकनाथ दास। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? वीणा को, ढोलक को, सारंगी को या सितार को? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक करें अभी के अभी। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ और भी बेहतरीन क्लासेस होंगी अभी। तो सबसे जो बेस्ट वाद्य था, मिश्रण माना गया था हिंदू मुस्लिम गान का, वो माना गया था, किसको माना गया था? सितार को माना गया था। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेदों के संकलन करता है कौन? वेदों के संकलन करता है कौन? तो वेदों के संकलनकर्ता जो हैं वो हैं वेदव्यास। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। 50 में से 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगा, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। कमेंट को लाइक कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो इसे जो है रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक जो इंडियन फॉर इंडियंस जो थी उसके लेखक कौन है आपको बताना है। इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं चित्तरंजन दास है। कौन है इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक? ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चित्तरंजन दास। चलिए, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो यह जो है इसका जो संबंध है गुप्त काल से है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किससे पास होता है? भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किससे जो है किसके पास होता है?
तो यह जो है किसके पास होता है, मंत्रिपरिषद के पास होता है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है ना, सभी लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 34 वाला। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है ये है देहरादून में। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का जो है सख्ती प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? जवाब देंगे 35 का। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का जो सख्ती का प्रयोग किया जाता है ये जो है किसके द्वारा जो है प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? सबसे यहाँ पे शुष्कतम मरुस्थल पूछा जा रहा है वर्ल्ड में। तो विश्व में जो सबसे शुष्कतम मरुस्थल है वो आपका है अटाकामा मरुस्थल। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन से मंदिर प्रसिद्ध है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जो जाना जाता है कोडांकेश्वर मंदिर को जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किस राज्य में है? उड़ीसा में है, उड़ीसा के पुरी जिले में है। ठीक है, ब्लैक पैगोडा का मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पतंजलि का जो संबंध है इसका संबंध किससे है? पतंजलि का संबंध किससे है? तो पतंजलि का जो संबंध है योग दर्शन से है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्राविड़ भाषा है कौन सी? संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है कौन सी? 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो संस्कृत में जो सर्वाधिक प्रभावित जो द्राविड़ भाषा है वो भाषा है आपकी कौन सी है? तेलुगु है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करेंगे सभी लोग। तो कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध थे? ये जो है फेमस थे गढ़वाल शैली के लिए। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? कितने प्रतिशत भूभाग में? 41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? तो 87% भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का जो है विस्तार है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क यानी कि कंपनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? तो चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पे जो है इनकी जो है समाधि है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्न उत्तर सत्र। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 45 को जवाब देंगे सभी लोग। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एटीएम को फुल फॉर्म आपको बताना है। ये भी कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो एटीएम को जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात कितना था? इसका जवाब आपको देना है। ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, चलिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। परिस्थिति तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर होता है। 49 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो -40 डिग्री। ओके, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह तापमान यही है, -40 डिग्री। चलिए लास्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो इसमें मैं आपको बता दूं टंगस्टन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। ओके सो फ्रेंड्स, ये थी जीके जीएस की आज की क्लास। कैसे लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो अभी मैं 2 टॉपिक्स करवाया हूँ, जैसे आर्टिकल अभी करवाया हूँ एंड राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य करवाया हूँ, तो उसको आप लोग ज़रूर नोट करिएगा। ठीक है, वो प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी आपके लिए। ओके,
तो मिलते हैं अगली क्लास पे। 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस करके बताइएगा। ओके, मतलब कितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग स्कोर का नाम जरूर बताया करें। और भी क्लासेस आपको देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिल जाएंगी। PDF अभी आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी जाएगी, वहाँ पर आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री में। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ क्वेरीज वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जितने भी लोग चैनल पर नए थे सब्सक्राइब कर लेंगे B.Ed में सरकारी सीट प्राप्त करने के लिए। थैंक यू।